नमस्कार साथियों आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी लोगों का जो पीटी का एग्ज़ाम है वो 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। ये आप सभी को भली बात मालूम होगा। बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों की तैयारी हो चुकी होगी। दोस्तों, इसी क्रम में हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी की जो श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। आज इसकी सीरीज फर्स्ट है साथियों। अगर साथियों आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में साथियों हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी पेट से एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। सारे जो क्वेश्चन है साथियों ये आपके पीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का कौन सा एक बंदरगाह है साथियों? लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़, सिकंदरिया। आप देख सकते हैं आपका ये जो क्वेश्चन है ये पीटी 16/10/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लोथल। यानी जो लोथल हड़प्पा कालीन साथियों बंदरगाह स्थल है ये भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे साथियों भोगवा नदी के तट पर जो है स्थित है। इसकी खोज जो हुई थी साथियों 1955 से 60 के बीच में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज किसने किया था? तो वो किया था रंगनाथ राव। हड़प्पा सभ्यता की खोज रंगनाथ राव ने किया था साथियों। लोथल को आप लोग मिनी सभ्यता यानी मिनी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लोथल के जो पूर्वी भाग है साथियों वहाँ पर एक बंदरगाह मिला था जिसका नाम था साथियों गोंदीवाड़ा बंदरगाह के साथ मिले थे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपका साथियों पीटी 16/10/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। आपको बता दें साथियों कि जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है इसके लिए साथियों मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। और ये जो प्रतिमा है साथियों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। इस क्वेश्चन को साथियों थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है। यानी जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा और ऑप्शन सी वैराग और ऑप्शन डी निष्ठा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अहिंसा। अब बात आती है साथियों जैन धर्म की। तो आपको बता दें जैन धर्म का जो संस्थापक थे साथियों वो ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे साथियों वो ऋषभ देव को माना जाता है। जो जैन धर्म के साथियों सबसे पहले तीर्थकर थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो इसका सही जवाब है साथियों 24। जो सबसे पहले थे वो ऋषभ देव और नंबर 2 के जो थे साथियों वो अजीतनाथ थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के सब 24वें तीर्थकर कौन थे तो उनका क्या नाम था? तो वो था साथियों महावीर स्वामी। आप पहला दूसरा याद कर लीजिए और 23वें तीर्थकर और 24वें जो पहले थे साथियों ऋषभ देव, दूसरे थे अजीतनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें नंबर के जो थे साथियों वो महावीर स्वामी। अब अगर इनके जन्म की बात करें तो जो महावीर स्वामी का जन्म है साथियों वो वैशाली के निकट यानी कुंडल ग्राम में हुआ था। कब हुआ था साथियों? वो 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इसके बाद और एक क्वेश्चन और बहुत ही पूछा जाता है साथियों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी त्रिपिटक किससे संबंधित है? आपने सुना होगा साथियों त्रिपिटक और त्रिरत्न। जो त्रिपिटक का संबंध है साथियों वो है बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न है ये साथियों संबंधित है जैन धर्म से।
अब बात करते हैं त्रिपिटक की। तो त्रिपिटक कौन थे साथियों? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बात कर लेते हैं त्रिरत्न की। तो त्रिरत्न कितने थे साथियों, कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और साथियों जो जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? नंबर 1 ऑप्शन है गंगा नदी, नंबर बी ऑप्शन है गंडक नदी, नंबर 4 ऑप्शन है पुनपुन नदी और नंबर डी ऑप्शन है निरंजना नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। साथियों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात आई है साथियों गौतम बुद्ध के बारे में, तो कुछ इसके फैक्ट जान लेते हैं। बात कर लेते हैं साथियों महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाल के तराई में जो स्थित है वो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में। कौन सा ग्राम था साथियों? लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि शाक्त क्षत्रिय कुल में संबंधित था। इनके पिता का नाम साथियों शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था और इनके 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया था और इनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से विवाह हो गया था। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं साथ। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी साथियों 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? 80 वर्ष की आयु थी और कहाँ पर हुई थी साथियों? कुशीनगर, कुशीनगर। और नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए साथियों, जो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत है वो किसने दिया था, किस धर्म से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? वो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे आपको बता देते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और जो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जैन धर्म के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये आप सभी को मेन पॉइंट नोट कर लीजिए साथियों। और ये 4 पॉइंट अच्छे से साथियों नोट कर लीजिए, ये बहुत अधिकतर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना है इसको क्या कहा जाता है? तो जो गृह त्याग की घटना है साथियों इसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। और इसके बाद जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है इसको क्या बोलते हैं साथियों? ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं संबोधि। इसके बाद जो प्रथम उपदेश देने की घटना है साथियों, प्रथम उपदेश देने की जो घटना है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद जो इनका देहांत हुआ था उसे क्या बोलते हैं? तो देहांत हुआ था उसको बोलते हैं साथियों महापरिनिर्वाण, यानी निर्वाण प्राप्त हो गया था इनको, महापरिनिर्वाण। इसके बाद और इसमें कुछ मेन पॉइंट है साथियों, जो इनका प्रथम बौद्ध संगीति है वो कहाँ पर हुई थी और किसके समय में हुई थी? ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं साथियों। तो प्रथम संगीति, द्वितीय संगीति, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति। इसको आप लोग साथियों ऐसे याद करते हैं काका के ए। तो कनिष्क, अशोक, काल अशोक और अजातशत्रु, यानी इन समय के इन सभी लोगों के कार्यकाल में चारों संगीतियां हुई थी। उल्टा आपको ये याद कर लेता है, फिर से बता देते हैं कनिष्क, अशोक, काल अशोक और अजातशत्रु। अब कहाँ कहाँ पर हुई थी साथियों? तो ये हुई थी राजगृह, वैशाली, और ये था साथियों पाटलिपुत्र, और ये था साथियों कुंडलवन।
तो ये साथियों 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना उपदेश डैश दिया था। तो ये था, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? नंबर ए ऑप्शन है भूमि स्पर्श मुद्रा, नंबर बी ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, नंबर सी ऑप्शन है अभय मुद्रा और नंबर डी ऑप्शन है ध्यान मुद्रा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दिया था। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है और कुछ भी नहीं है साथियों। और गौतम बुद्ध के साथियों जो बचपन का नाम था वो क्या था? वो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसको याद करने की ट्रिक बता देते हैं साथियों। ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, फर्स्ट संगीति, सेकंड संगीति, थर्ड संगीति और फोर्थ संगीति, इसको आपको किसके किसके समय में हुई ये आपको उल्टा तरीके से याद करना है। काका के और ए, यानी कि कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। आप किस किस स्थान पर हुई तो इसको याद करने के लिए राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और साथियों कुंडलवन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया साथियों? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राजगृह यानी राजगीर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? फर्स्ट ऑप्शन है साथियों जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है पट्टाभी सीतारामैया, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ है जे.बी. कृपलानी। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। साथियों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बता दें साथियों, जब सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। यहीं पर गांधी जी से इनके कुछ मनमुटाव के कारण इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो सबसे पहले साथियों पूछा जाता है आपके एग्जाम में 1938 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? हरिपुरा में। और इसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में की थी। इसके पहले सुभाष चंद्र बोस ने इसके अध्यक्ष थे। अब बात कर लेते हैं इनके जन्म की। तो इनका जो जन्म है साथियों वो हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में इनका जन्म हुआ था। और बात करें तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद बात करें कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? यह सेम क्वेश्चन हो गया। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? किस आंदोलन के दौरान? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या दांडी मार्च आंदोलन? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा है लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। अब बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन की। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था साथियों 1905 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। आप सभी को ये मालूम होगा।
अब बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ साथियों? बात करें साथियों खिलाफत आंदोलन की, तो ये जो शुरू हुआ था साथियों 1920 में। इसके बाद बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ये शुरू हुआ था साथियों 1930 में। और स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1905 में। और दांडी मार्च की बात करेंगे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में आपकी दांडी मार्च चली थी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ऑप्शन ए महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषित। ऑप्शन बी कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन डी पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय था, इसी की वजह से स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन साथियों 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें साथियों जो स्वदेशी आंदोलन है, इसको बंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये थी साथियों आज के सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चन। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए साथियों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।